Hello students, I hope you are fine. Today I am going to start revision of next chapter, chapter number 7, congruence of triangle. So let's see the questions. The first question of this revision is two line segments are congruent if टू लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब होगी। स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर आप कोई भी दो फिगर ले रहे हो जो इक्वल हैं, मतलब सेम शेप और सेम साइज के हैं, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों फिगर एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं, एक के ऊपर अगर आप एक रखोगे तो वो एक दूसरे को बिल्कुल हाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कोई भी आप दो फिगर लोगे अगर सेम शेप और सेम साइज के हैं तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सेम मेजरमेंट की अगर लाइन सेगमेंट होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट आपने 5 सेंटीमीटर की ले ली, दूसरी आपने 3 सेंटीमीटर की ले ली, तो एक छोटी और एक बड़ी होगी ना, एक के ऊपर एक रखोगे तो बड़ी वाली तो दिखाई देगी ना, तो इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों लाइन सेगमेंट का जो मेजरमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, क्या फिल करेंगे यहाँ पर, इफ दे हैव सेम मेजरमेंट या फिर इफ दे हैव सेम लेंथ। समझ में आ गया। नेक्स्ट है व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, देखिए अगर टू एंगल्स इक्वल होंगे किसी भी फिगर में, चाहे वो ट्राइंगल ले लीजिए आप, चाहे सिर्फ नॉर्मली एंगल ड्रॉ कर लीजिए, अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स एंगल ए के ऊपर एंगल बी आप रखोगे। मान लीजिए एंगल ए जो है, दिस इज एंगल ए और यहाँ पर हमने ड्रॉ किया एंगल बी, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब इस एंगल के ऊपर अगर आप इसको रखोगे तो ये पूरा हाइड कर जाएगा, ठीक है। एंगल ए आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एंगल बी दिखाई देगा उस प्लेस पे, यानी दोनों इक्वल हैं। और जब ये हाइड हो जाएगा एंगल, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वी एक्चुअली मीन्स दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट के लिए हम क्या लिखेंगे, एंगल ए जो होता है वो एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यहाँ से, तो कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल होगा, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे एक्चुअली मीन्स एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखा है गिव टू रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप। कॉन्ग्रुएंट शेप के आपको एग्जांपल्स देने हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। कौन से आप ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप जो है सेम एक ही पैकेट लीजिए, उसके 2 बिस्किट निकाल लीजिए, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। और एग्जांपल ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 एग्जांपल्स यहाँ पर लिखने हैं। विच एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड DE एंड EF ऑफ ट्राइंगल DEF। DE और EF एक ट्राइंगल, पहले तो DEF आप ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल DEF। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने, जिसका मेजरमेंट हमको नहीं पता है, ना एंगल का ना साइड का, बस हमको ये पता है ट्राइंगल DEF है, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखिए लिखा हुआ है विच एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड DE एंड EF। DE साइड कौन सी है, ये वाली, और EF साइड कौन सी है, ये वाली। तो कह रहा है इन दोनों साइड से कौन सा एंगल इंक्लूड हो रहा है। आप देखिए इन दोनों साइड से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल E, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल DEF, ठीक है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको फिगर नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसको गेस लगा सकते हैं कि अगर DE मेजरमेंट दिया हुआ है, एक साइड DE दी हुई है, दूसरी साइड EF दी है, तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, E है ना, E पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब एंगल कौन सा होगा, E होगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल E निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, चाहे तो आप फिगर ड्रॉ करके देख लीजिए या फिर आप लाइन सेगमेंट में देख लीजिए कि कौन सा पॉइंट कॉमन है उसमें, ठीक है। तो विच एंगल इज इंक्लूडेड, एंगल DEF। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल N एंड N ऑफ ट्राइंगल MNP। कह रहा कौन सा एंगल इंक्लूड होगा
कौन सी साइड इंक्लूड होगी अगर आप एंगल M और एंगल N ले रहे हो ट्राइंगल MNP में। इसका मतलब सबसे पहले क्या करोगे, एक ट्राइंगल MNP बनाओगे, फिर देखोगे एंगल M और एंगल N जहां पर भी बन रहे होंगे। चलिए उसको ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। जो भी फिगर आप ड्रॉ करोगे तो वो रूलर की हेल्प से ड्रॉ करोगे, ठीक है। रफ फिगर नहीं ड्रॉ करना है आपको। ये ट्राइंगल हो गया M, दिस इज NP, ठीक है। अब कह रहा है कि एंगल M और एंगल N, एंगल M कौन सा है, ये, एंगल N कौन सा है, ये। तो पूछ रहा है एंगल M और एंगल N से कौन सी साइड इंक्लूड हो रही है। तो आप यहाँ पर ये देखिए एंगल M और एंगल N किस साइड में बन रहा है। एंगल M जो बन रहा है और एंगल N जो बन रहा है, ऐसी कौन सी साइड है जिसमें दोनों एंगल टच हो रहे हैं, मतलब कौन सी ऐसी साइड है। इसमें देखिए जो लाइन MN है, इस MN पे M भी बन रहा है, इस MN पे N भी बन रहा है। यही एक ऐसी कॉमन लाइन है जिसमें M और N दोनों एंगल्स बन रहे हैं। तो इन दोनों एंगल से कौन सी साइड इंक्लूड हो रही है, MN, ठीक है। या फिर आप यहां से भी देख सकते थे, एंगल M और एंगल N की बात कर रहे हैं ना, तो एंगल M और एंगल N कहां से बनेंगे, MN साइड पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइड MN, ओके। नेक्स्ट लिखा है टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम। टू सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, मतलब अगर एक सर्कल आपने लिया तो दूसरा सर्कल जो आप लोगे वो उसके जैसा ही होना चाहिए, सेम शेप सेम साइज का होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या जरूरत है, कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सेम शेप सेम साइज मत लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कंडीशन लगानी है कि क्या कंडीशन हम लगा दें कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, मतलब सेम शेप और सेम साइज के हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, या तो फिर उन सर्कल्स की रेडियस सेम होनी चाहिए, रेडियस सेम होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट हम निकाल सकते हैं उसको, ठीक है, उसके एरिया से। या फिर उस सर्कल का सेम होना चाहिए डायमीटर। भाई डायमीटर और रेडियस क्या होता है, रेडियस जो होती है वो डबल ही तो होती है डायमीटर की, ठीक है। या फिर उस सर्कल का सरकमफेरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। सरकमफेरेंस जो भी रहेगा सर्कल का, उससे एक ही शेप बनेगा, डिफरेंट शेप्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन तीनों में से कुछ भी फिल कर सकते हो। दे हैव द सेम रेडियस, ठीक है, या फिर दे हैव द सेम डायमीटर, या फिर दे हैव द सेम सरकमफेरेंस। तीनों ही कंडीशन में सर्कल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है विदाउट ड्रॉइंग द ट्राइंगल्स स्ट्रेट द करस्पॉन्डिंग बिटवीन द साइड ऑफ गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। लिखा है विदाउट ड्रॉइंग द ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करना है। स्टेट द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द साइड्स, आपको साइड के करस्पॉन्डेंस यहाँ पर बताना है कि ट्राइंगल PQR में और ट्राइंगल BAC में PQ का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, QR का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है और PR का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, लेकिन आपको ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल की जो कंडीशन दी गई है कॉन्ग्रुएंट की, ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC लिखा है, तो जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा है PQR उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पर भी लेंगे। अगर हम यहाँ का P पॉइंट ले रहे हैं दैट मीन्स इस ट्राइंगल में हम B लेंगे। इस ट्राइंगल में हम अगर Q पॉइंट ले रहे हैं तो इस ट्राइंगल में सेकंड पार्ट पे क्या है, A है, A लेंगे। R अगर लेंगे तो R का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा C, मतलब P का करस्पॉन्डिंग होगा B, Q का करस्पॉन्डिंग होगा A, R का करस्पॉन्डिंग होगा C। ये तो बात हो गई वर्टेक्स की। यही बात एंगल की हो जाएगी। अगर एंगल P के बारे में पूछेगा तो एंगल P का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल B, एंगल Q का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल A, एंगल R का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल C, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको ना एंगल पूछ रहा है ना वर्टेक्स पूछ रहा है, हमसे साइड के बारे में पूछ रहा है। तो साइड देखते हैं। साइड अगर हम PQ ले रहे हैं और ये साइन होता है करस्पॉन्डिंग का, ठीक है। तो PQ साइड अगर आप ले रहे हो तो सीक्वेंस में देखिए, पहले P लिया फिर Q लिया, यहाँ पर सीक्वेंस में क्या लेंगे फिर BA, तो PQ का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, BA, ओके। ये साइड है, इसका मेजरमेंट फिक्स रहेगा। देन आफ्टर अगर आप QR ले रहे हो तो QR का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये करस्पॉन्डिंग का साइन QR लास्ट के दो लिए ना सीक्वेंस में, तो उसका हो जाएगा AC। समझ में आ गया। देन आफ्टर आपने PR लिया तो PR का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, PR, पहले P पहला है और R ये लास्ट है, तो पहले इसमें क्या है B और लास्ट में C,
तो क्या हो जाएगा पी आर का करेस्पॉन्डिंग बी सी। ट्राइंगल भी आपने ड्रॉ नहीं किया और आपने जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल थे उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपने बता दी। समझ में आ गया? तो ऐसे ही अगर आपको एंगल्स पूछा तो आप एंगल्स भी बता सकते हो। बस ये कंडीशन आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि ट्राइंगल का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट दिया गया है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट पार्ट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा सीक्वेंस लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, इफ एंगल A is equal to angle R, angle B is equal to angle P, and AB is equal to RP, then by which criterion of congruence triangle ABC congruent to triangle RPQ। ठीक है, देखिए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन जो आपने पढ़ा है, कितने क्राइटेरिया आपने पढ़े हैं? 4 क्राइटेरिया। पहला होता है SSS क्राइटेरिया, मतलब जिसमें तीनों साइड अगर एक ट्राइंगल की इसके करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है दूसरे ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक पढ़ा है SAS। SAS का मतलब दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल, अगर एक ट्राइंगल का उसके दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइड और उससे एंगल से इक्वल है तो ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। सेम कंडीशन ASA में दो एंगल उससे इंक्लूडेड साइड एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड से इक्वल है तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और थर्ड पड़ा है RHS, मतलब राइट एंगल होना चाहिए, एक ट्राइंगल का राइट एंगल दूसरे राइट एंगल से करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, उसका हाइपोटेनस वो भी करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, और एक साइड, दो साइड होती है बची हुई, तो दो साइड में से कोई भी एक साइड भी दोनों ट्राइंगल में सेम होनी चाहिए, तो ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 क्राइटेरिया आपने पढ़े हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, लिखा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल R, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, AB इज इक्वल टू RP। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों सेम मेजरमेंट के ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक ये ट्राइंगल हो गया, मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसा बना रहे हैं कि बिल्कुल एक जैसा लगे। ठीक है, ये देखिए ये ट्राइंगल हो गया ABC, ABC, ये हो गया RPQ। एंगल A इज इक्वल टू एंगल R, एंगल A जो है वो एंगल R के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल है, AB का मतलब ये साइड इक्वल है RP मतलब ये साइड। अब देखिए इस ट्राइंगल में एक एंगल साइड एंगल, दो एंगल दिए गए हैं और उससे इंक्लूडेड साइड है, मतलब जो दो एंगल हैं वो एक साइड पे ही बन रहे हैं ना, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, दो एंगल है और उससे इंक्लूडेड साइड है ना। तो आप बताइए दो एंगल एक साइड कहाँ पर है? दो एंगल एक साइड यहाँ पर है, दो एंगल और एक साइड, और दोनों एंगल उस साइड पे बनने होने चाहिए, दोनों एंगल उस साइड पे बन रहे हैं ना दोनों में, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसके इक्वल है। दैट मीन्स विच क्राइटेरिया इज यूजिंग हियर? ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमको कंडीशन दी गई है क्या? एंगल A इज इक्वल टू एंगल R, दिस इज गिवन टू यू, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड AB इज इक्वल टू RP। ठीक है, सो AS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन इज यूजिंग हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट वन। यहां पर पूछ रहा है इन द फिगर बाय विच क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। तो यहां पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, आपको बताना है ये ADB मतलब ये ट्राइंगल CDB इसके कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है? देखिए ये साइड इसके इक्वल है, एक साइड की बात हो गई, ये साइड इसके इक्वल है, दूसरी साइड की बात हो गई, और ये साइड कॉमन है मतलब तीसरी साइड की बात हो गई ना। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है यहाँ पर? SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो लिख लोगे यहाँ पर गिवन में क्या क्या है?
AD इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CB और BD इज इक्वल टू BD क्योंकि कॉमन है, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है? SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। सो दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. You have to do in your notebook. Thank you for watching and see you in the next video.